हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का। और सिर्फ ना कि क्लास 11th का, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आपको सेल साइकिल अच्छे से पता है, सेल डिवीजन अच्छे से पता है, तो 12th में भी आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ओवरऑल कहें तो आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में और साथ ही साथ सेल डिवीजन में माइटोसिस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चे काफ़ी इसमें इन टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं और माइटोसिस के साथ साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल साइकिल क्या है, क्यों इसकी नीड है, क्या ये इम्पॉर्टेंट है? तो आंसर है यस, सेल साइकिल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि इस सेल साइकिल के दौरान ही जो सेल होता है, एक सेल अपने से डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। इस दौरान सेल जो है अपने जैसे आइडेंटिकल सेल्स बनाता है, तो इसलिए सेल साइकिल ज़रूरी है ताकि सेल जो है न्यू सेल्स को फॉर्म कर सके। तो अब आता है कि सेल साइकिल जो होता है उसमें क्या क्या फेजेस होते हैं। तो जनरली सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, दैट इज इंटरफेज, जिसमें कि आप ये पूरा फेज देखते हैं, जिसमें आता है आपका G1, S एंड G2। तो ये होता है इंटरफेज। और ये जो आप M फेज देख रहे हैं, ये माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज यानी कि यहाँ पे क्या है, माइटोसिस होगा, जो कि एक तरह का सेल डिवीजन है। तो G1 फेज जो होता है ये ग्रोथ फेज होता है। S फेज जो है ये सिंथेसिस फेज होता है। सिंथेसिस होता है इसमें डीएनए का, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। एंड G2 फेज होता है ग्रोथ प्लस प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ भी होती है और माइटोसिस के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन भी होती है, यानी कि सेल तैयार होता है फॉर सेल डिवीजन। तो इसीलिए हम G2 फेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज मतलब कि प्रिपेयर कर रहा है, अभी तैयार कर रहा है सेल को ताकि वो सेल डिवीजन कर सके अच्छे से। ठीक है, अब इसमें जो होता है, ये जो हम इंटरफेज देख रहे हैं, इंटरफेज जिसमें हमारा G1, S एंड G2 तीनों आते हैं, तो ये इंटरफेज जो होता है ये काफी लेंदी होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो टोटल सेल साइकिल होता है 24 आवर्स का, जिसमें से जो माइटोसिस होता है ये सिर्फ 1 आवर होता है। तो अगर हम बात करें सेल साइकिल, तो सेल साइकिल में माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन सबसे कम समय लेता है। ठीक है, 1 आवर। तो रेस्ट जो 23 आवर्स होते हैं, ह्यूमन की बात हम कर रहे हैं, तो बाकी 23 आवर्स इंटरफेज लेता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है इंटरफेज। सेल तभी डिवाइड करेगा अगर इंटरफेज उसमें से, यानी कि डीएनए का सिंथेसिस हो गया, ग्रोथ हो गई, एवरीथिंग प्रिपेयर हो गया वो फॉर एम फेज, यानी कि माइटोसिस होने के लिए अगर वो तैयार हो गया, तभी जाकर के माइटोसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया हो आपको ये। तो अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, फेजेस मैंने आपको बताया। इंटरफेज, इंटरफेज में क्या क्या आता है? इंटरफेज में आ जाता है G1, S, G2, ये इंटरफेस में आता है। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आप एनसीईआरटी में देखेंगे, इस तरह से आपको दिखाया होगा, G0, G0 हम बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्विसेंट फेज। ठीक है, चलिए, तो ये जो इंटरफेस होता है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इंटरफेस सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। क्यों? क्योंकि इसी दौरान सेल ग्रो करता है, कॉपी बनती है डीएनए की, और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी होता है माइटोसिस में जाने के लिए। तो दैट्स वाई इंटरफेज जो होता है काफी लंबा ये फेज होता है। ठीक है, अब अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस एक तरह का क्या है? सेल डिवीजन। आप इससे अवेयर होंगे, एक तरह का क्या है? सेल डिवीजन, जिसमें कि क्या होता है, एक सेल जो है डिवाइड होगा और अपने जैसे डॉटर सेल बनाएगा। तो ये प्रोसेस है सेल डिवीजन की, जहां की न्यूक्लियस डिवाइड होता है और अपने जैसे 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियस से हम सेल भी बोल सकते हैं, अपने जैसे सेल ये फॉर्म करता है। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवाइड।
या डिवीजन, तो सेल यहाँ पे डिवाइड होता है। डिवाइड मतलब कि एक सेल दो अलग अलग सेल्स में बट जाएगा, ठीक है। दो सेपरेट आपको डॉटर सेल्स फाइनली साइटोकाइनेसिस से ही मिलते हैं। क्लियर टू एवरीवन? आज के सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें आपके लिए जो है थोड़ा एनिमेशन टाइप ये भी डाला है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि क्या होता है माइटोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा सेशन को, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए माइटोसिस में कुछ फेजेस होते हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मैट, आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। देखिए इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हैं, जिसके कारण कि पूरा गड़बड़ हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता भी होता है तो वो आगे पीछे हो जाता है सारा। तो आप ध्यान रखेंगे, पहले प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज, देन एनाफेज एंड लास्ट में टीलोफेज। आप इस तरह से भी याद रखिए, प्रो मतलब पहले, टीलो मतलब एंड। तो प्रो पहले आएगा, टीलो एंड में आएगा, मेटा मिड में, तो प्रो के बाद आएगा, ठीक है। चलिए, तो जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कंडेंस होते हैं, ठीक है। अभी हम इसको पूरा मैं आपको एनिमेटेड फॉर्म में भी दिखाऊंगी, बट आप ऐसे समझिए कि जो क्रोमोसोम होंगे प्रोफेज में कंडेंस होने लगेंगे और ये विजिबल हो जाएंगे। अब ये विजिबल होने लगेंगे, ठीक है। आपको जनरली पता होगा जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तभी जाकर जो क्रोमेटिन होते हैं उनमें से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होने लगता है, जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा कि क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगेंगे, यानी कि क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे और ये विजिबल होने लगेंगे, ठीक। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन, जो सेल का न्यूक्लियर एनवेलप होगा, न्यूक्लियर एनवेलप आपको पता है ये न्यूक्लियस है, इसका एनवेलप जो होगा वो टूटने लगेगा यहाँ पे और स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने लगेंगे, ठीक है। आपने सेल चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बनने लगेंगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। अभी देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लीजिए, बस सुनते रहिए और आगे एनिमेशन के फॉर्म में आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। नेक्स्ट है मेटाफेज। तो देखिए मेटाफेज तो बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, प्लेट मतलब लाइन वाइज, जो क्रोमोसोम होंगे वो बिल्कुल अरेंज हो जाएंगे इस तरह से, सीक्वेंस वाइज, लाइन वाइज अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लाइन अप हो जाते हैं सेंटर में सेल के, और फिर जो है धीरे धीरे अटैच होते हैं वो स्पिंडल फाइबर से। क्लियर? एनाफेज जो होता है, एनाफेज में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होंगे, अपोजिट पोल्स में जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम इस फॉर्म में है अब ये अलग अलग होने लगेंगे, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो ये एनाफेज के दौरान होता है। एंड टीलोफेज में क्रोमोसोम्स जो है फाइनली पोल्स में यानी कि एंड रीजन में पहुंच जाते हैं। दोबारा से जो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हुआ था वो दोबारा से फॉर्म होगा और फिर जो सेल होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस होगा एंड फाइनली हमें एक सेल से दो सेल मिल जाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं प्रोफेज को डिटेल में, क्या क्या प्रोफेज में होता है। एक ओवरव्यू मैंने अभी आपको दे दिया। तो देखिए जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है। देखिए सेल में आपने अगर न्यूक्लियस पढ़ा होगा तो न्यूक्लियस में आपने देखा होगा कि क्रोमेटिन इस तरह से क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे नहीं, तो क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं। जब ये क्रोमेटिन कंडेंस होने लगते हैं तो ये फॉर्म कर देते हैं क्रोमोसोम। क्या फॉर्म कर देते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से क्रोमोसोम फॉर्म होता है, ठीक है। और जब क्रोमोसोम फॉर्म होता है तो ये विजिबल होने लगता है अंडर माइक्रोस्कोप। दूसरा यहाँ पे क्या होता है आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट क्रोमेटिन कंडेंसेशन, सेकंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन। जो न्यूक्लियर एनवेलप जो कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को सराउंड करके रखती है ये ब्रेक होने लगेगी, ठीक है। ये क्यों ब्रेक होती है? ताकि जो क्रोमोसोम है जो स्पिंडल फाइबर है उनसे जाकर के अटैच हो जाए। और थर्ड होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये फॉर्म होने लगती हैं और स्पिंडल फाइबर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्रोमोसोम को अलग अलग करने में। तो जैसे ये क्रोमोसोम है, थोड़ा समझिए, ये क्रोमोसोम है, तो फाइनली जब एनाफेज आता है तो
ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो इनको अलग अलग करने में स्पिंडल फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये प्रोफेज के दौरान फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर का। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्रोमेटिन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन एंड स्पिंडल फॉर्मेशन, ये तीनों चीज होती है प्रोफेज के दौरान। क्लियर? चलिए अब आप ध्यान से देखिए, ये है प्रोफेज। आपको इसमें दिख रहा होगा जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हुए क्रोमोसोम बन गया। तो ये हो रहा है प्रोफेज के दौरान। देखिए ये है स्पिंडल फाइबर, ये जो आपको दिख रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर है, ये क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, और यहां से आप देखेंगे ये जो थ्रेड लाइक आप देख रहे हैं, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये स्पिंडल फाइबर, ये क्रोमेटिन है, देखिए चेंज हो रहा है क्रोमोसोम में, और इसी दौरान स्पिंडल फाइबर में जो है माइक्रोट्यूब्यूल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एक बार आप देखिए इसको। तो इस तरह से प्रोफेज होता है। क्लियर? चलिए क्या क्या हो रहा है, देखिए कंडेंसेशन हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होता है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है विद माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड फेज पे, दैट इज मेटाफेज। तो मेटाफेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो रखना है कि क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं। अलाइन मतलब इस तरह से लाइन वाइज लग जाते हैं, बिल्कुल एक सीरीज में लग जाते हैं, कह सकते हैं हम, सेंटर में सेल के। ठीक है, तो ये इसलिए होता है ताकि जो डॉटर सेल है वो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को ले सके, इसीलिए कि सही से उनका अरेंजमेंट हो सके। दूसरा स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट, यानी कि इसी दौरान जो स्पिंडल फाइबर होता है वो क्रोमोसोम से अटैच होता है, यानी क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है उससे अटैच होना भी स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये मेटाफेज के दौरान होता है। अब आप इसको देखिए, ये हो रहे हैं क्रोमोसोम्स बिल्कुल एक सीक्वेंस में, एक लाइन में आ रहे हैं, मेटाफेजिक बोल सकते हैं हम। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे साथ साथ में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है फॉर्म होती जा रही है और ये किस तरफ जा रही है, क्रोमोसोम की तरफ जा रही हैं, और फाइनली ये क्रोमोसोम से हो जाएंगी अटैच। और क्यों अटैच हो रही हैं, ताकि ये जो दो क्रोमोसोम है इस तरह से, इनको अलग, इसको इधर ले जाए, इसको इधर, इनको अलग अलग लेकर के जा सके, इक्वल जो है डॉटर सेल में क्रोमोसोम का सेट जा सके। इसलिए एक बार देखिए आप इसको फिर से, ये क्रोमोसोम आ गया मेटाफेजिक प्लेट में, यानी कि बिल्कुल सीरीज में, स्पिंडल फाइबर से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी आगे जा रही हैं और क्रोमोसोम से इस तरह से हो जाएंगी अटैच। तो ये आपका होता है माइटोसिस में। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। इतनी जो मेहनत हो रही है ये आप लोगों के लिए ही हो रही है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर तो ये सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक कहीं भी लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, तो चलिए आप बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट फेज की तरफ, दैट इज एनाफेज। तो देखिए एनाफेज, पहले आप इस जो ये एनिमेशन मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम था, जो मेटाफेज जो है उस टाइम पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के क्रोमोसोम से जुड़ गए थे, अब फाइनली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमेटिड को जो है अलग अलग कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसको टूवर्ड्स द पोल, यानी कि अपनी साइड को खींच रहे हैं, स्पिंडल फाइबर की तरफ ये खींच रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये अलग अलग हो रहे हैं। तो एनाफेज में बस यही होता है कि ये अलग अलग हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमेटिड का मूवमेंट होता है एनाफेज में। तो दो चीज होती है एनाफेज में, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन। सिस्टर क्रोमेटिड कैसे बोलते हैं, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये अलग अलग हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स को अपनी तरफ पुल करने लगेगा, अपनी तरफ खींचने लगेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा किस तरह से स्पिंडल फाइबर्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और क्रोमेटिड मूव करने लगेगा। क्रोमेटिड मूव कहाँ कर रहे हैं, अपोजिट पोल में। आपको दिख रहा है इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो अपोजिट साइड जा रहे हैं, अपोजिट पोल में जा रहे हैं। तो ये होता है एनाफेज के दौरान। क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टीलोफेज।
टीलो मतलब एंड, मैंने आपको कहा भी था ये जो फेज होता है एंड फेज होता है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, देखिए न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेकडाउन हुआ था, तो वो न्यूक्लियर एनवलप चाहिए ना हमें, तो न्यूक्लियर एनवलप का रिफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी दोबारा से न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म होगी टीलोफेज वाले फेज में। ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस हो रखे थे, जो कब हुए थे कंडेंस, प्रोफेज में, वो अब डीकंडेंस होने लगेंगे। ठीक है, एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाएगा यहाँ पे स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं टीलोफेज। देखिए ये क्लीवेज हो गया, क्या हुआ इसमें टीलोफेज में, जो एंड में एनाफेज के दौरान आए थे, अब यहाँ पे ये डीकंडेंस हो गए, क्रोमेटिन आ गया, अब न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म हो गया। ठीक है, ये देखिए, और ये कंस्ट्रिक्ट होने लगेगा इसी के दौरान, बाद में हो जाएगा क्लीवेज, क्लीवेज यानी साइटोकाइनेसिस भी बोल सकते हैं, और ये दोनों सेल अलग अलग हो गए, और फाइनली हमें एक सेल से मिल गए 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। साइटोकाइनेसिस मतलब ही होता है कि सेल को अलग अलग होना, सेल का अलग अलग होना। चलिए, तो साइटोकाइनेसिस वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो साइटोकाइनेसिस होता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम बोलते हैं क्लीवेज फरो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे बताती हूँ आपको। तो जब ये सेल डिवाइड होना स्टार्ट, ये देखिए ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्लीवेज फरो। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, जो इस तरह से ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको क्लीवेज फरो कहते हैं। ठीक है, तो क्लीवेज फरो के थ्रू होता है। प्लांट सेल्स में सेल प्लेट्स बनती हैं और तब सेल का जो है साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये था हमारा सेल साइकिल एंड ओवरऑल अबाउट दी माइटोसिस, जो एक तरह का सेल डिवीजन है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में, और वो भी हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसमें होता है प्रोफेज 1 जिसमें कि बहुत कुछ होता है जो कि कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से वो पढ़ाऊंगी, तो कनेक्ट रहिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको मज़ा आया हो मेरे साथ पढ़ने में, और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए स्टडी को और इंजॉयबल बना सकूं और इजी बना सकूं, जिससे आप टॉपिक को बड़ी आसान तरीके से सीख सकें। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, माइटोसिस आज हमने पढ़ लिया है, मियोसिस भी, देन हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, और कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।